हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीए थर्ड ईयर वालों के लिए जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया है उनके थर्ड पेपर के लिए टोटल 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका हम आज पार्ट नंबर 4 लेके आ गए हैं। ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने सभी जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं, डाले हुए हैं। ठीक है, और आज हम इसका पार्ट 4 करने वाले हैं। अभी तक हमने पार्ट 3 तक में 200 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था, तो इसमें हम 201 नंबर क्वेश्चन से चलने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और यदि आप ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 80 से 90% क्वेश्चन इसी सीरीज़ से देखने को मिलेंगे। आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इस सीरीज़ को ज़रूर कंप्लीट करना, फिर पेपर देने के बाद कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे। तो एक बार आपको भरोसा करना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा और समय निकाल के पूरी सीरीज़ कंप्लीट करना पड़ेगा। डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है 201 नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए, इसमें हम टोटल 100 क्वेश्चन करने वाले हैं और इसलिए बहुत स्पीड में करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे बस। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें हम डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ फटाफट क्वेश्चन आंसर करेंगे क्योंकि हमें 100 क्वेश्चन करना है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हम स्पीड में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या है? एक निकाय है, एक भाग है, एक निष्कर्ष है या फिर एक द्वंद्व है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। शक्ति संतुलन जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 102। राष्ट्रों की नीति का निर्देशक तत्व है। राष्ट्रों की नीति का निर्देशक तत्व है ऑप्शन नंबर ए शक्ति प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर बी शक्ति संतुलन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी शक्ति का प्रदर्शन या फिर डी आपके पास है ए एवं बी दोनों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शक्ति संतुलन का सिद्धांत। राष्ट्रों की जो नीति का निर्देशक तत्व होता है वो शक्ति संतुलन का सिद्धांत होता है जिससे जन कल्याण संभव हो सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 203। अर्नेस्ट हास ने शक्ति संतुलन की अवधारणा के कितने अर्थ बताए हैं? 5, 3, 7 या फिर ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 8। तो इन्होंने 8 अर्थ बताए हैं। ठीक है, जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो इनके 8 अर्थ आपको समझाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 204। प्रतिस्पर्धा दलों में शक्ति की तुल्यभारिता या समानता को क्या कहते हैं? शक्ति की साम्यावस्था कहते हैं, शक्ति का वितरण, शक्ति की राजनीति या फिर शक्ति की प्रबलता कहते हैं। तो इसको कहते हैं हम शक्ति की साम्यावस्था। ठीक है, प्रतिस्पर्धा दलों में शक्ति की तुल्यभारिता तथा समानता को हम क्या कहेंगे? साम्यावस्था कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 205 नंबर क्वेश्चन। शक्ति संतुलन से किसको रोकने में सहायता मिलने की बात कही जाती है? समझौता, सुलह, आक्रमण को या फिर संपत्ति को? तो देखो, शक्ति संतुलन में जो है वो आक्रमण को रोकने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा सही जवाब, आक्रमण। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 206। शक्ति संतुलन में है, शक्ति की प्रबलता है, शक्ति की राजनीति है, शक्ति का वितरण है या फिर उक्त या फिर उपर्युक्त सभी? तो शक्ति संतुलन में शक्ति की प्रबलता, शक्ति की राजनीति और शक्ति का वितरण ये सभी तत्व विद्यमान हैं। तो डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207 नंबर। राज्य व्यवस्था वाले देशों में रहता है बंटवारा, संघर्ष रहता है, संतुलन रहता है या फिर विवाद रहता है? तो देखो, राज्य व्यवस्था वाले देशों में शक्ति का संतुलन रहता है। ए रहेगा हमारा राइट आंसर, सॉरी सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 208। शक्ति संतुलन के लाभ हैं शांति स्थापना में योगदान, समझौते के लिए अवसर, बहुराज्य व्यवस्था या फिर उक्त सभी? तो आपसे पूछा जा रहा है कि शक्ति संतुलन के लाभ हैं
तो शक्ति संतुलन के ये सभी लाभ है। शांति स्थापना में योगदान देता है, समझौते के लिए अवसर है और बहुराज्य व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 209। किसके द्वारा समय समय पर युद्ध रोकने में सहायता प्राप्त होती है? शक्ति संतुलन के द्वारा, भय के द्वारा, संघर्ष के द्वारा और शक्ति के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शक्ति संतुलन के द्वारा। किसके द्वारा? शक्ति संतुलन के द्वारा। देखो जैसे कि मान लो कोई जैसे कि दो गुट हैं, मान लो कोई दो गुट हैं, यदि इसके पास शक्ति ज़्यादा हो जाएगी तो ये इसको भी हथियाने की कोशिश करेगा, तो इस पर आक्रमण करेगा। अब शक्ति संतुलन क्या कहता है कि इसके पास जितनी पावर है इसको भी उतनी ही पावर प्रदान करने का जो राज्य होता है उतनी ही पावर इसको भी प्रदान करता है। तो इन दोनों में क्या होता है? शक्ति की समानता हो जाती है। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि शक्ति संतुलन क्या करता है कि युद्ध को रोकने में सहायता प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 210। शक्ति संतुलन का सिद्धांत किस क्रांति के बाद पुराना पड़ गया? विकासात्मक, मनोवैज्ञानिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति या फिर राजनैतिक क्रांति? तो औद्योगिक क्रांति के बाद जो है शक्ति संतुलन का सिद्धांत पुराना पड़ गया। ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 211। शक्ति संतुलन की अवधारणा है शक्ति की साम्यावस्था, शक्ति की प्रबलता, शक्ति का वितरण है या फिर डी है उपर्युक्त सभी? तो आपसे पूछा जा रहा था कि शक्ति संतुलन की अवधारणा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। शक्ति की साम्यावस्था, प्रबलता और शक्ति का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 212। शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस कारक के महत्व को प्रतिपादित करती है? आपको बताना है कि शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस कारक के महत्व को प्रतिपादित करती है? शक्ति की, पूंजी की, समय की या फिर डी है अवसर की? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शक्ति की। शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस कारक के महत्व को प्रतिपादित करती है? तो शक्ति के महत्व को प्रतिपादित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 213। किसने राष्ट्र को परिवार के सदस्यों के मध्य दिखाया है? प्रोफेसर के ने, फैसलरे ने, डिकिंसन ने या फिर स्लिस्चर ने? तो ये दिखाया है फैसलरे ने। किसने? फैसलरे ने राष्ट्र को परिवार के सदस्यों के मध्य दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 214। द्वितीय युद्ध के बाद ब्रिटेन ने कहाँ शक्ति संतुलन दिखाया? जॉर्डन में, ग्वाटेमाला में, वियतनाम में या फिर लाओस में? तो इसका सही जवाब है जॉर्डन में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने जॉर्डन में अपना शक्ति संतुलन दिखाया था, तो ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 215। हस्तक्षेप की अंतिम स्थिति क्या होती है? युद्ध होती है, सुलह होती है, करार होती है या फिर प्रसन्न विदा होती है? तो हस्तक्षेप की जो अंतिम स्थिति होती है वो युद्ध होती है। ठीक है, तो ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 216। शक्ति संतुलन की विशेषताएं हैं राष्ट्रों की सुरक्षा, शक्ति का वितरण, एक नीति या फिर उपर्युक्त सभी? तो शक्ति संतुलन की ये सभी विशेषताएं हैं, तो डी रहेगा हमारा राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 217। शक्ति संतुलन के लिए संघर्ष वस्तुतः शक्ति का संघर्ष है या कहा जाता है? शक्ति की राजनीति को आपको बताना है कि शक्ति संतुलन के लिए संघर्ष वस्तुतः शक्ति का संघर्ष है, यह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शक्ति की राजनीति को, शक्ति की साम्यावस्था को, शक्ति का वितरण या फिर डी आपके पास है एक स्थिति को कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शक्ति की राजनीति को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 218। किस विचारक ने शक्ति संतुलन के 8 अर्थ बताए थे? तो जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था, ये बताए थे अर्नेस्ट हॉस ने। किसने बताए थे? अर्नेस्ट हॉस ने। इन्होंने
शक्ति संतुलन के 8 अर्थ बताए थे। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल वाली वीडियो लेके आएंगे तो उसमें हम इनके 8 अर्थों को देखेंगे। ठीक है, तो सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है 219, वह राज्य जिसकी विदेश नीति अधिकतम शक्ति प्राप्त करने की हो और यथाशक्ति को उलटना चाहती हो, वह नीति है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए कि वह राज्य जिसकी विदेश नीति अधिकतम शक्ति प्राप्त करने की हो और यथाशक्ति को उलटना चाहती हो, वह नीति क्या कहलाएगी? आपको यहाँ पर फिल करना है। यथास्थिति कहलाएगी, शक्ति संतुलन कहलाएगी, साम्राज्यवादी कहलाएगी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त में से कोई नहीं। वह जो नीति कहलाएगी, वह नीति प्रतिष्ठा की नीति कहलाएगी। तो यहाँ पर क्या फिल होगा? प्रतिष्ठा की नीति। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 220 है, शक्ति संतुलन सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? यथार्थवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद, उत्तर आधुनिकवाद। तो ये जो आता है ये यथार्थवाद के अंतर्गत आता है। ए रहेगा हमारा राइट आंसर। शक्ति संतुलन का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? तो यथार्थवाद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है 221, निम्न में से कैप्लान के व्यवस्था सिद्धांत का कौन सा मॉडल अस्तित्व में नहीं आया? शक्ति संतुलन का सिद्धांत, दृढ़ द्विध्रुवी का सिद्धांत, शिथिल द्विध्रुवी या फिर विश्वव्यापी व्यवस्था का सिद्धांत। इसका सही जवाब है जो विश्वव्यापी व्यवस्था का सिद्धांत जो है ये जो इनका मॉडल था ये अस्तित्व में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 202, लगभग 50 वर्ष की द्विध्रुवी व्यवस्था में किन 2 देशों ने प्रभुत्व जमाया? लगभग 50 वर्ष की द्विध्रुवी व्यवस्था में किन 2 देशों ने अपना प्रभुत्व जमाया? तो इसका सही जवाब है सोवियत संघ, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 223, शक्ति संतुलन की कितनी मौलिक मान्यताएं स्पाइकमैन द्वारा दी गई हैं? 3, 5, 8 या फिर 7। तो स्पाइकमैन द्वारा शक्ति संतुलन की 3 मौलिक मान्यताएं दी गई हैं। ए रहेगा हमारे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 224, निम्न में से किस व्यवस्था में सभी राज्य अत्यंत शक्तिशाली होते हैं? शक्ति संतुलन की व्यवस्था में, इकाई निषेधाधिकार की व्यवस्था में, पद सौंपनी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, सार्वभौमिक व्यवस्था में। तो इसका सही जवाब है डी, सार्वभौमिक व्यवस्था में। किस व्यवस्था में सभी राज्य अत्यंत शक्तिशाली होते हैं? तो सार्वभौमिक व्यवस्था में सभी राज्य जो होते हैं अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 225 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सिद्धांत में सबसे अहम भूमिका किस विचारक ने अपनाई है? मार्टिन कैप्लान ने, डेविड स्टर्न ने, रॉबर्ट डाहल ने या फिर डब्ल्यू थॉम्पसन ने? तो यह जो है मार्टिन कैप्लान ने अपनाई है। ए रहेगा हमारा राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सिद्धांत में सबसे अहम भूमिका जो निभाई है वो मार्टिन कैप्लान ने निभाई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 226, शक्ति संतुलन में कौन सा लक्षण नहीं होता? यह राष्ट्रों के मध्य स्थिति शक्ति की समानता है, यह शक्ति संतुलन की कसौटी युद्ध होता है, सी है बड़े देश शक्ति संतुलन को बनाते हैं, डी है शक्ति संतुलन शांति का अस्थायी आधार है। तो पूछा जा रहा था आपसे कि शक्ति संतुलन में कौन सा लक्षण नहीं होता है, तो आप देखेंगे कि डी में दिया गया है शक्ति संतुलन शांति का अस्थायी आधार है, तो नहीं, डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 227, जॉर्ज लिस्का की किस पुस्तक ने संतुलन सिद्धांत की व्याख्या की है? ऑप्शन नंबर ए है द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बी आपके पास है इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डी है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जॉर्ज लिस्का ने किस पुस्तक में शक्ति संतुलन की व्याख्या की है? तो ये जो इन्होंने की है इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम में की थी। तो बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 228 है, किसने कहा शक्ति संतुलन का सिद्धांत राजनीतिज्ञों के
मस्तिष्क की एक उपज है? ऑप्शन नंबर ए है क्विंसी राइट ने, रिचर्ड काब्डन ने, सी आपके पास है आर्गनेस्की ने या फिर क्लार्ड ने। तो यह कहा था आर्गनेस्की ने। किसने? आर्गनेस्की ने। तो सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 229। किसने शक्ति संतुलन की अवधारणा को एक विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया? मार्गेनथाउ ने, ओपेनहाइम ने, या फिर रूजवेल्ट ने, या फिर पामर एवं पार्किंस ने। तो ये जो किया है ये मार्गेनथाउ ने किया है। ये रहेगा हमारा राइट आंसर। पूछा जा रहा था आपसे कि किसने शक्ति संतुलन की अवधारणा को एक विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया है? तो मार्गेनथाउ ने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 230 है। किसने कहा राज्यों में शक्ति परीक्षण ही युद्ध है? राज्यों में शक्ति परीक्षण ही युद्ध है। लॉरेंस, ओपेनहाइम, रूसो या फिर हॉल ने। तो ओपेनहाइम कहता है कि राज्यों में शक्ति परीक्षण ही युद्ध है। तो बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 231। किसने साम्यवाद के अंत को इतिहास का अंत कहा है? फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा है, जॉर्ज बुश ने कहा है, सी है मिखाइल गोर्बाचेव ने किया है, या फिर लेनिन ब्रेजेजिंस्की ने किया है। तो ये जो कहा है ये फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा है। फ्रांसिस फुकुयामा ने साम्यवाद के अंत को इतिहास का अंत माना है। ठीक है, तो ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के 6 मॉडल किसने दिए? मार्टिन कैपलान ने, वुड्रो विल्सन ने, मार्गेनथाउ ने, या फिर E.H. कार ने। तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के 6 मॉडल किसने दिए थे? तो ये दिए थे मार्टिन कैपलान ने। तो ए रहेगा हमारा राइट आंसर, मार्टिन कैपलान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 233। निम्न में से सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है जिससे राज्यों के मध्य युद्ध व शांति का प्रबंधन होता था? सामूहिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, शक्ति संतुलन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपको बताना है कि निम्न में से सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है जिससे राज्यों के मध्य युद्ध व शांति का प्रबंधन होता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शक्ति संतुलन। सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 234। शक्ति संतुलन की रक्षा किन साधनों द्वारा होती है? शस्त्रीकरण के द्वारा, हस्तक्षेप के द्वारा, विभाजन एवं शासन के द्वारा, या फिर उपर्युक्त सभी के द्वारा। शक्ति संतुलन की रक्षा किन साधनों द्वारा होती है? तो इन सभी के द्वारा होती है। शस्त्रीकरण के द्वारा, हस्तक्षेप के द्वारा, विभाजन एवं शासन के द्वारा। ठीक है, तो डी रहेगा हमारा राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 235। व्यवस्था उपागम का प्रारंभ विशेष रूप से किस विज्ञान से हुआ? जीव विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से, रासायनिक विज्ञान से, भौतिक विज्ञान से। तो आपको बताना है कि व्यवस्था उपागम का प्रारंभ विशेष रूप से किस विज्ञान से हुआ है, आपको ये बताना है। तो ये हुआ है जीव विज्ञान से। ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 236। समाज विज्ञानों में सबसे पहले जीव विज्ञान का किस में प्रयोग किया गया था? मानव शास्त्र में, भूशास्त्र में, ज्ञान शास्त्र में, उक्त सभी में। तो समाज विज्ञानों में मतलब यहाँ पर जितने दिए गए हैं सभी के सभी समाज विज्ञान हैं। तो सबसे पहले जीव विज्ञान का किस में प्रयोग किया गया था, आपको ये बताना है। तो मानव शास्त्र में सबसे पहले जीव विज्ञान का प्रयोग किया गया था। तो ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 237। जीव विज्ञान का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ? समाजशास्त्र में, मनोविज्ञान में, राजनीति शास्त्र में, उक्त सभी में। तो देखो समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और राजनीति शास्त्र तीनों में जीव विज्ञान का प्रयोग हुआ है। डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 238। व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग सबसे पहले किस दशक में हुआ था?
1920 के दशक में, 1930 के दशक में, 1970 के दशक में या फिर 2000 के दशक में। तो व्यवस्था सिद्धांत का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था 1920 के दशक में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देखो 239, व्यवस्था सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग 1920 के दशक में किस विद्वान ने किया था, आपको ये बताना है। तो ये किया था लुडविग वान बर्टालैम्फी ने। किसने किया था? लुडविग वान बर्टालैम्फी ने। तो सी रहेगा हमारा राइट आंसर, यहाँ पर यह इनका नाम लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा 240, व्यवस्था की प्रतिस्थापना विभिन्न अनुशासनों के मध्य किस उत्पन्न परिस्थिति का सामना करने के लिए हुई है। देखो क्वेश्चन को समझो, व्यवस्था की प्रतिस्थापना विभिन्न अनुशासनों के मध्य किस उत्पन्न परिस्थिति का सामना करने के लिए हुई है। तो ए में आपके पास जो दिया गया है वो दिया गया है कठोर विभक्तीकरण। बी आपके पास है शोध प्रयासों के अनावश्यक आवृत्तिकरण। सी है उपर्युक्त सभी, मतलब ये डी पे होना चाहिए उपर्युक्त सभी। ठीक है, इसको डी पे हम कर लेंगे। और यहाँ पर सी में दिया गया है प्रति अनुशासनात्मक अभाव, अनुशासनात्मक अभाव। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ए बी और सी, इन सभी का सामना करने के लिए व्यवस्था की प्रतिस्थापना हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 241, शाब्दिक परिभाषा के अनुसार व्यवस्था का क्या अर्थ है। व्यवस्था का जो शाब्दिक परिभाषा है वो आपको बतानी है। जटिल संबंधित वस्तुओं का समग्र समूह है, विधि संगठन की पद्धति के निश्चित सिद्धांत हैं, वर्गीकरण का सिद्धांत या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी, डी आंसर। ठीक है, शाब्दिक अर्थों में यदि हम व्यवस्था को परिभाषित करें तो इन तीनों के माध्यम से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो 242 नंबर क्वेश्चन है, व्यवस्था कहाँ होती है? जहाँ संगठित होने के गुण पाए जाते हैं, जहाँ उनके सभी अंक एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, या फिर ए एवं बी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो व्यवस्था वहाँ पाई जाती है जहाँ संगठित होने के गुण पाए जाते हैं और इनके सभी अंक एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। तो सी रहेगा हमारा राइट आंसर, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 243, व्यवस्था की परिभाषा करते हुए कौन लिखता है कि यह अंततः क्रियाशील तत्वों का समूह है? हाल ने लिखा है, और फैगर ने, कोलिन चेरी ने, या फिर बर्टालैम्फी ने लिखा है। तो बेसिकली आपको ये बताना है कि व्यवस्था की परिभाषा करते हुए ऐसा कौन लिखते हैं कि यह अंततः क्रियाशील तत्वों का समूह है। व्यवस्था के संदर्भ में ऐसा कहते हैं। तो ये जो कहते हैं ये बर्टालैम्फी कहते हैं। कौन कहते हैं? बर्टालैम्फी। डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 244, व्यवस्था एक ऐसा संपूर्ण संगणक है जो लक्षणों के विभिन्न निर्णयात्मक भागों में सम्मिलित रहती है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए है फैमन की, चेरी की, हाल की, या फिर बर्टालैम्फी की है। तो यह जो परिभाषा है ये चेरी की है। चेरी क्या कहते हैं कि व्यवस्था एक ऐसा संपूर्ण संगणक है जो लक्षणों के विभिन्न निर्णयात्मक भागों में सम्मिलित रहती है। तो बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 245। 245 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए जिन आधुनिक उपागमों का प्रयोग किया जा रहा है उसकी उत्पत्ति किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी? समाजवादी क्रांति के फलस्वरूप हुई थी, राजनीतिक क्रांति के फलस्वरूप, व्यवहारवादी क्रांति के फलस्वरूप, या फिर मनोवैज्ञानिक क्रांति के फलस्वरूप हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए जिन आधुनिक उपागमों का प्रयोग किया जा रहा है उसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी व्यवहारवादी क्रांति के फलस्वरूप। ठीक है, तो सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 246, किस दशक के आते आते व्यवस्था का उपागम राजनीति विज्ञान के विश्लेषण की एक प्रमुख पद्धति बन गया
ऑप्शन नंबर ए है 1960 के दशक के, 1970 के दशक के, सी आपके पास है 1980 के दशक के, डी ऑप्शन आपके पास है 1990 के दशक के। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस दशक के आते आते व्यवस्था उपागम राजनीति विज्ञान के विश्लेषण की एक प्रमुख पद्धति बन गया, तो ये 1960 के दशक के आते आते ऐसा हुआ। ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 247, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में सर्वप्रथम व्यवस्था उपागम को किसने अपनाया? तो सर्वप्रथम व्यवस्था उपागम को अपनाया था KW थॉम्सन ने और मार्टिन कापलन ने। तो सी रहेगा हमारा राइट आंसर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 248, कौन सी व्यवस्था उन स्वतंत्र राज्यों का एक समुच्चय है जो कुछ नियमित रीति से अंततः क्रिया करते हैं? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताना था कि कौन सी व्यवस्था उन स्वतंत्र राज्यों का एक समुच्चय है जो कुछ नियमित रीति से अंतः क्रिया करती हैं। तो सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 249, जैसे जैसे राज्यों को व्यवहार बदलता है वैसे वैसे किसका स्वरूप बदलता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का, राष्ट्रीय व्यवस्था का, सामाजिक व्यवस्था का, या फिर उपर्युक्त सभी? तो जैसे जैसे राज्यों को व्यवहार बदलता है वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का स्वरूप भी चेंज होता है। ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 250, वस्तुओं में परस्पर तथा वस्तुओं और उनके लक्षणों के बीच संबंधों सहित वस्तुओं का समूह है, यह परिभाषा किसकी है? तो एक बार और समझ लो, वस्तुओं में परस्पर तथा वस्तुओं और उनके लक्षणों के बीच संबंध सहित वस्तुओं का समूह, यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन नंबर ए है बर्ट लेन्फी की है, हॉल एवं फैगन की है, कोलिन चेरी की है, या फिर उपर्युक्त सभी की है? तो ये जो है हॉल एवं फैगन की है। डी बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 251, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की धारणा की कल्पना सर्वप्रथम किसने की? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की धारणा की कल्पना सर्वप्रथम किसने की? KW थॉम्सन ने की, मार्टिन कापलन ने, डी कोपलिन ने, या फिर फैगन ने? तो ये जो की है ये की थी KW थॉम्सन ने। ए रहेगा हमारा राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के मुख्य चरों की व्याख्या करने का प्रयत्न किसने किया? अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के मुख्य चरों की जो व्याख्या करने का प्रयत्न किया वो किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, केनेथ बोल्डिंग और चार्ल्स मैक्लेलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 253, इकाई निषेधाधिकार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सार तत्व है। ऑप्शन नंबर ए है हर राज्य को अपने विरोधी राज्य को नष्ट करने की क्षमता है, सभी कर्ताओं की क्षमता समान है, सभी कर्ता अपनी सुरक्षा के लिए सामर्थ्यवान हैं, या फिर उपर्युक्त सभी? तो इकाई निषेधाधिकार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सार तत्व आपसे पूछा जा रहा है, मतलब इसका जो सार है वो क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 254, कैपलन का 6 प्रतिमानों का विभाजन है, स्वेच्छाचारी है, अस्वेच्छाचारी है, निरर्थक है, या फिर सार्थक है? तो कैपलन ने जो 6 प्रतिमानों का विभाजन किया वो है स्वेच्छाचारी। क्या है वो? स्वेच्छाचारी। तो ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखो इसमें हम 100 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, इसलिए हम क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन करने का प्रयास बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब हम डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे, छोटे छोटे टॉपिक उठाएंगे, तो उसमें हम आपको विस्तार से अच्छी तरीके से समझाएंगे। इसको एक प्रैक्टिस सेट मानो और टेस्ट के रूप में इसको लगाते चलिए। ठीक है, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। शक्ति संतुलन व्यवस्था का परिवर्तित स्वरूप है शिथिल द्विध्रुवी, सोपनी, दृढ़ द्विध्रुवी, या फिर उक्त सभी?
तो शक्ति संतुलन व्यवस्था का जो परिवर्तित स्वरूप है वो ये तीनों हैं। तो उपर्युक्त सभी इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 256, कैपलन ने किस सिद्धांत को ग्रहण किया है? प्रक्रिया निकाय के सिद्धांत को ग्रहण किया है, गैर प्रक्रिया निकाय के सिद्धांत को, ए एवं बी दोनों को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कैपलन ने जो है प्रक्रिया निकाय के सिद्धांत को ग्रहण किया था। ठीक है, तो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 257, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु क्या है? कार्य है, शक्ति है, समाज है, या फिर राष्ट्र है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु पूछा जा रहा है, तो केंद्र बिंदु जो है वो है शक्ति, बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 258, प्रत्येक जो राष्ट्र है वो क्या प्राप्त करना चाहता है? सम्मान प्राप्त करना चाहता है, प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, शक्ति या फिर गौरव प्राप्त करना चाहता है? तो प्रत्येक जो राष्ट्र है वो जो है शक्ति प्राप्त करना चाहता है। क्या प्राप्त करना चाहता है? शक्ति प्राप्त करना चाहता है, सी रहेगा हमारा राइट आंसर। देखो सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो सभी क्वेश्चन के आंसर फटाफट से निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 259, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो पामर एवं पार्किंस ने यह पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 260, शक्ति संतुलन सिद्धांत राजनीति का आधारभूत सिद्धांत है। यह कथन किसका है? मार्टिन राइट का है, पामर का है, कैपलन का है, या फिर डी ऑप्शन आपके पास है हॉल का है? तो पूछा जा रहा है शक्ति संतुलन सिद्धांत राजनीति का आधारभूत सिद्धांत है, यह जो स्टेटमेंट किसका है? यह है मार्टिन राइट का। मार्टिन राइट ने क्या कहा कि शक्ति संतुलन सिद्धांत राजनीति का आधारभूत सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 261, किसके द्वारा विभिन्न स्वतंत्र शक्तियों में स्थायित्व की स्थापना की जाती है? बंटवारे के द्वारा, परिवर्तन के द्वारा, शक्ति संतुलन के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शक्ति संतुलन द्वारा जो है विभिन्न स्वतंत्र शक्तियों में स्थायित्व की स्थापना की जाती है। तो सी रहेगा हमारा राइट आंसर, शक्ति संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शक्ति संतुलन के लिए आवश्यक है, शक्ति संतुलन के लिए आवश्यक है स्वतंत्रता, शांति, स्थिरता, या फिर उपर्युक्त सभी? तो शक्ति संतुलन के लिए तीनों आवश्यक हैं, स्वतंत्रता, शांति और स्थिरता, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 263, किसने शक्ति संतुलन का आधार साम्यावस्था के विचार को बताया है? किसने शक्ति संतुलन का आधार साम्यावस्था के विचार को बताया है? तो इन तीनों विद्वानों ने बताया है, तो डी रहेगा राइट आंसर, उक्त सभी, क्विंसी राइट, लाइके और क्लाड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 264, शक्ति संतुलन का जो सिद्धांत है किसका बोध कराता है? एक स्थिति का कराता है, परंपरा का कराता है, समानता के, या फिर अवसर का कराता है? तो शक्ति संतुलन का जो सिद्धांत है यह एक स्थिति का बोध कराता है, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 265, किसके अनुसार शक्ति संतुलन का प्रयोग एक नीति के अनुसार किया जाता है? किसके अनुसार शक्ति संतुलन का प्रयोग एक नीति के अनुसार किया जाता है? मॉर्गेनथाउ, चर्चिल, थॉमसन, या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इन तीनों विद्वानों के अनुसार जो शक्ति है, शक्ति संतुलन है, इसका प्रयोग एक नीति के अनुसार किया जाता है। मॉर्गेनथाउ, चर्चिल और थॉमसन, इन तीनों के अनुसार। असंतुलन की शक्ति होती है लाभकारी, हानिप्रद, खतरनाक, शोभनीय। देखो असंतुलन की जो शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 267, किसने शक्ति संतुलन को ब्रिटिश विदेश नीति की अद्भुत अचेतन परंपरा बताया है? किसने शक्ति संतुलन को विदेश नीति की अद्भुत अचेतन परंपरा बताया है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है विंस्टन चर्चिल ने, बी आपके पास केनेथ ने, सी थॉमसन ने, डी है हॉल ने। तो इसका जो सही जवाब है वो है विंस्टन चर्चिल।
विंस्टन चर्चिल ने शक्ति संतुलन को ब्रिटिश विदेश नीति की अद्भुत अचेतन परंपरा बताया है, ऐसे संदर्भ में इन्होंने संबोधित किया है। 268 है, शक्ति संतुलन को किसका प्रतीक माना जाता है? शक्ति संतुलन को जो है यथार्थवाद का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो सी रहेगा हमारा राइट आंसर। शक्ति संतुलन को यथार्थवाद का प्रतीक माना जाता है। ये कई बार पूछा जा चुका है आपसे क्वेश्चन, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 269। एक राष्ट्र की शक्ति संतुलन का अर्थ है। एक राष्ट्र की शक्ति संतुलन का अर्थ है सबलता, कठिनता, दूसरे राष्ट्र की निर्बलता और उपर्युक्त सभी। तो देखो, एक राष्ट्र की शक्ति संतुलन का अर्थ है कि दूसरे राष्ट्र की निर्बलता। ठीक है, सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 270। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवस्था उपागम को लोकप्रिय करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? मार्टिन कैपलन ने, KW थॉम्सन ने, फैगन ने या फिर बर्ट लेन्फी ने? तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवस्था उपागम को लोकप्रिय करने के लिए जो किसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? तो मार्टिन कैपलन ने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 271। कैपलन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पद्धति या फिर व्यवस्था में कितने प्रतिमानों की कल्पना करी है? 5, 6, 7 या फिर 3? तो इसको हम पीछे भी देख चुके हैं कि कैपलन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पद्धति या फिर व्यवस्था में 6 प्रतिमानों की कल्पना की थी। ठीक, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 272। कैपलन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पद्धति के प्रतिमान है। कैपलन के अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पद्धति के प्रतिमान है। यहाँ पर पीछे क्वेश्चन में हम देखेंगे इनके जो 6 प्रतिमान थे वो 6 के 6 प्रतिमान यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको भी आप देख सकते हैं। 2 इसमें दिए गए, 2 इसमें, 2 इसमें, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो इनके 6 प्रतिमान कौन कौन से थे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पद्धति के संबंध में? शक्ति संतुलन व्यवस्था, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था, व्यापक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, सोपनीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और इकाई वीटो व्यवस्था। ठीक है, तो इनके ये कैपलन के 6 प्रतिमान हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 273। शक्ति संतुलन को किसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मौलिक नियम कहकर पुकारा है? शक्ति संतुलन को किसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मौलिक नियम कहकर पुकारा है? मार्टिन राइट ने, लूथर ने, आइनिस क्लाड ने या फिर स्लिस्टर ने? तो मार्टिन राइट ने ऐसा कह के पुकारा है। ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 274। शक्ति संतुलन व्यक्तियों एवं समुदायों के सापेक्ष शक्ति की ओर संकेत करता है। परिभाषा किस विद्वान की है? शक्ति संतुलन के संबंध में एक परिभाषा दिया है। शक्ति संतुलन व्यक्तियों एवं समुदायों के सापेक्ष शक्ति की ओर संकेत करता है। तो यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? मार्टिन ने, डिकिसन ने, स्लिस्टर ने या फिर क्लाड ने दी है? तो यह जो परिभाषा दी है ये स्लिस्टर ने दी थी। सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 275। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की है एक विशिष्ट स्थिति है, एक विशिष्ट नीति है, एक विशिष्ट व्यवस्था है। आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की है, और यहाँ पर एक ऑप्शन और आप लोग ऐड कर लेंगे, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर क्या लिखेंगे? उपर्युक्त सभी। यहाँ पर लिखते नहीं बन रहा तो आप समझ लेंगे कि उपर्युक्त सभी डी ऑप्शन आपके पास है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है तो ये एक विशिष्ट स्थिति है, एक विशिष्ट नीति है और एक विशिष्ट व्यवस्था भी है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट देखो, शक्ति संतुलन की एक प्रमुख कसौटी है व्यापार, खेल, युद्ध, वार्ता। शक्ति संतुलन की एक प्रमुख कसौटी क्या है? तो शक्ति संतुलन की एक प्रमुख कसौटी है युद्ध। सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 277। राजनीतिक किस नीति का निर्धारण शक्ति को ध्यान में रखकर और बड़ा सोच समझकर करते हैं?
तो आपको बताना है कि राजनीतिक किस नीति का निर्धारण शक्ति को ध्यान में रखकर और बहुत ही सोच समझ कर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विदेश नीति, ऑप्शन नंबर बी है कूटनीति, ऑप्शन नंबर सी है राज्य की नीति, डी है उपर्युक्त सभी। डी क्या है? उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विदेश नीति। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 278। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 278। शक्ति संतुलन के खेल में कौन खिलाड़ी होता है? शक्ति संतुलन के खेल में कौन खिलाड़ी होता है? छोटी शक्तियाँ खिलाड़ी होती हैं, महाशक्तियाँ, राजनीतिक दल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शक्ति संतुलन के खेल में जो सबसे बेस्ट खिलाड़ी होता है वो महाशक्तियाँ जिसके पास होती हैं वही होता है। ठीक है, बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 279। शक्ति संतुलन के प्रति कैसे दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं? शक्ति संतुलन के प्रति कैसे दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं? वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं, व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण, या फिर आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण, या फिर डी ऑप्शन आपके पास है। ए और सी दोनों दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि शक्ति संतुलन के प्रति कैसे दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिनिष्ठ और आत्मनिष्ठ, ये दोनों दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। तो डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 280 नंबर। प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति एवं हितों की रक्षा किन साधनों के माध्यम से करता है? युद्ध के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से, या फिर सुलह के माध्यम से? तो देखिए, प्रत्येक राष्ट्र जो है अपनी शक्ति एवं हितों की रक्षा जो है वो युद्ध के माध्यम से करता है। ठीक है, युद्ध एक सबसे अच्छा माध्यम है अपनी शक्तियों और हितों की रक्षा करने का। ए रहेगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि लास्ट में यही ऑप्शन बचता है आपके पास। 281। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित निम्न होते हैं। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित निम्न होते हैं: स्वतंत्रता, सुरक्षा, प्रादेशिक अखंडता, आर्थिक स्थिरता, या फिर उक्त सभी, या फिर उपर्युक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित होते हैं सुरक्षा, जो देखो स्वतंत्रता और सुरक्षा ये भी राष्ट्रीय हित है, प्रादेशिक अखंडता ये भी राष्ट्रीय हित है, और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित एक तरीके से अंतर आर्थिक स्थिरता ये भी बहुत इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय हित है। तो डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 282। किसके हितों के लिए या तो संकट उत्पन्न होता रहता है या फिर संकट की संभावना बनी रहती है? राष्ट्र के, समाज के, युद्ध के, या फिर सौहार्द के? तो राष्ट्र के हित के लिए जो है संकट उत्पन्न होता रहता है या फिर संकट की संभावना हमेशा बनी रहती है। ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 283। राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने का आशय यही है कि राष्ट्रों के हितों के लिए सदैव क्या बना रहे? क्या बना है? सुरक्षा, संकट, आवश्यकता, प्रेम। देखो, आपसे पूछा जा रहा था कि राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने का क्या आशय है। सर भाई, इसका आशय यही है, सुरक्षा करने का आशय क्या है कि इसके लिए संकट बना है। बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 284। किसको अपनाकर राष्ट्र शक्ति संतुलन कायम रखते हैं? किसको अपनाकर राष्ट्र शक्ति संतुलन कायम रखते हैं? क्षतिपूर्ति, हस्तक्षेप, मध्यवर्ती राज्य, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्षतिपूर्ति, हस्तक्षेप, भाई जो क्षति हुई उसकी पूर्ति करेंगे, हस्तक्षेप और मध्यवर्ती राज्य, ये सभी को अपनाकर राष्ट्र जो है शक्ति संतुलन अपना कायम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 285। हस्तक्षेप का कार्य किस प्रकार के राष्ट्र द्वारा किया जाता है? शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा, कमजोर, या फिर ए एवं बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हस्तक्षेप का जो कार्य होता है वो हमेशा शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा किया जाता है। तो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 286।
दो शक्तिशाली राज्यों को संतुलित रखने के लिए मध्यवर्ती राज्यों की पट्टियों का विशेष महत्व होता है। यह जो परिभाषा है यह किसने दी? क्विंसी राइट ने, हलस्टी ने दी थी, या फिर स्पाइकमैन ने या फिर मार्गेंथो ने? तो यह दिया है क्विंसी राइट ने। क्विंसी राइट कहता है कि दो शक्तिशाली राज्यों को संतुलित रखने के लिए मध्यवर्ती राज्यों की पट्टियों का विशेष महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 287। शस्त्रीकरण के साथ निशस्त्रीकरण भी किसका एक साधन बनकर उभरता है? शस्त्रीकरण के साथ निशस्त्रीकरण भी किसका एक साधन बनकर उभरता है? ऑप्शन नंबर ए है शक्ति संतुलन का, ऑप्शन नंबर बी है शक्ति पृथक्करण का, सी आपके पास है ए और बी दोनों का, डी ऑप्शन आपके पास है शक्ति साम्य का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा शक्ति संतुलन, ऑप्शन नंबर ए। शस्त्रीकरण के साथ निशस्त्रीकरण भी किसका एक साधन बनकर उभरता है? तो शक्ति संतुलन का साधन बनकर उभरता है, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 288। विभाजन एवं शासन की नीति कहाँ की नीति का एक मौलिक सिद्धांत है? ब्रिटेन की, रूस की, फ्रांस की, या फिर डी है अमेरिका की? तो विभाजन एवं शासन की नीति कहाँ की नीति एक मौलिक सिद्धांत है? तो ये फ्रांस का है, सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 289। विभाजन एवं शासन की नीति को भारत ने किसके खिलाफ अपनाया था? भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, या फिर श्रीलंका? तो विभाजन एवं शासन की नीति जो है पाकिस्तान के प्रति भारत ने अपनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 290। यूरोप में एक त्रिपक्षीय गठबंधन की स्थापना कब हुई? 1991 में, 1982 में, 1984 में, 1985 में? तो यूरोप में त्रिपक्षीय गठबंधन की स्थापना हुई थी 1982 में, बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 291। किस गठबंधन के विरुद्ध वार्सा पैक्ट नामक गठबंधन की स्थापना हुई? सेंटो, नाटो, सीटो, मिंटो, ये सभी क्या हैं? सैन्य संगठन है। तो आपको बताना है कि किस गठबंधन के विरुद्ध वार्सा पैक्ट नामक गठबंधन की स्थापना हुई थी? तो इसका सही जवाब है नाटो, बी रहेगा हमारा राइट आंसर। ठीक, अभी नाटो जो है चर्चा में भी है, रूस और यूक्रेन के जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर। 292 नंबर क्वेश्चन है, किसका उद्देश्य दो परस्पर विरोधी राष्ट्रों के मध्य शक्ति संतुलन बनाए रखना होता है? विरोधी राष्ट्र का, संतुलनकर्ता का, विजयी राष्ट्र का, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है संतुलनकर्ता का। संतुलनकर्ता का क्या लक्ष्य होता है कि दो विरोधी राष्ट्रों के मध्य शक्ति संतुलन को बनाए रखना। नेक्स्ट है हमारा 293। शक्ति संतुलन व्यवस्था में कार्यकर्ता होते हैं, आवश्यक होते हैं, अन्य लघु होते हैं, अन्य श्रेष्ठ होते हैं, ए एवं बी केवल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी, आवश्यक और अन्य लघु। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 294। महत्वपूर्ण आवश्यक राष्ट्रीय कार्यकर्ता है। महत्वपूर्ण आवश्यक राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अमेरिका, रूस, फ्रांस। तो ये तीनों के तीनों देश जो हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं, तो डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 295। किसको अपनी क्षमता में वृद्धि करना चाहिए? किसको अपनी क्षमता में वृद्धि करना चाहिए परंतु युद्ध न कर उससे समझौते का सहारा लेना चाहिए? प्रत्येक आवश्यक कार्यकर्ता को, विरोधी राष्ट्रों को, एवं बी दोनों को, विजयी राष्ट्रों को? तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक आवश्यक कार्यकर्ता को अपनी क्षमता में वृद्धि करना चाहिए परंतु युद्ध न करके समझौते का सहारा लेना चाहिए, ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 296। शक्ति संतुलन वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था निम्न स्थिति में समाप्त हो जाएगी।
ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें शक्ति संतुलन वाली अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है वो समाप्त हो जाएगी? तो ए है यदि आवश्यक राष्ट्रीय कार्यकर्ता खेल के नियम के अनुसार ना खेलें। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है यदि राष्ट्रीय कार्यकर्ता अधिराष्ट्रीय संगठन की स्थापना का प्रयत्न करें। सी है ए एवं बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए एवं बी दोनों। देखो, शक्ति संतुलन वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है निम्न स्थिति में समाप्त हो जाएगी, इन दोनों स्थितियों में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो सी रहेगा राइट आंसर। 297 है आधुनिक युग में शक्ति संतुलन की अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के पतन के कारण है। बताना है आपको कि आधुनिक युग में शक्ति संतुलन की अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के पतन के क्या कारण है? सशक्त प्रतिकूलगामीकर्ताओं का अंत, बी ऑप्शन आपके पास है अनुकूलगामी सदस्यों की विफलता, सी ऑप्शन आपके पास है साम्यवादी गुट का उदय, डी ऑप्शन आपके पास है उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ये जो तीनों हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 298, शक्ति संतुलन की व्यवस्था शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था कब बनी? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बनी, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, या फिर काहिरा सम्मेलन के पश्चात, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 299 नंबर, किन ढांचों पर आधारित गुट दूसरे समान गुट को समाप्त करना चाहते हैं? पद सोपनीय, बी ऑप्शन आपके पास है मिश्रित पद सोपनी, सी आपके पास है ए एवं बी दोनों, डी आपके पास है विरोधी। तो किन ढांचों पर आधारित गुट एक दूसरे को समाप्त करना चाहते हैं? तो इसका सही जवाब है ए एवं बी दोनों, पद सोपनी और मिश्रित पद सोपनी। ढांचों पर आधारित जो गुट होते हैं वो दूसरे समान गुट को समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 300 और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है इतने सारे क्वेश्चंस को टाइप करने में। ठीक है, उसके बाद रिकॉर्ड करना, फिर एडिट करना, फिर अपलोड करना, बहुत मेहनत करके आपके लिए हम ये वीडियो तैयार करते हैं। यदि आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो किसी गुट के सभी कर्ता दूसरे गुट के कर्ताओं की अपेक्षा अपनी क्षमता में क्या करना चाहते हैं? हास करना चाहते हैं, स्पर्धा या फिर वृद्धि या फिर अवमूल्यन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वृद्धि। तो कोई भी गुट के जो कर्ता होते हैं वो अपनी कार्य क्षमता में जो है वृद्धि करना चाहते हैं। तो सी रहेगा हमारा राइट आंसर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।